हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरकों के बारे में पढ़ा था। अब देखते हैं फास्फोरस विलेय जैव उर्वरकों के बारे में। तो देखिए, इस जैव उर्वरक में बैक्टीरिया, फफूंद यानी कि कवक व एक्टिनोमाइसीट्स की कोशिका जीवित अवस्था में होती हैं, जो मृदा में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलती हैं। तो अब जो ये फास्फोरस विलेय जैव उर्वरक हैं, उनके कार्य देखते हैं, क्या कार्य होते हैं। तो इनका पहला कार्य है, ये पौधों की वृद्धि हेतु हार्मोन, विटामिन आदि प्रदान करते हैं, जिससे बैक्टीरिया की प्रजाति, जिनमें बैक्टीरिया की प्रजाति बैसिलस, स्यूडोमोनास और कवक की प्रजाति एस्परजिलस और पेनिसिलियम मुख्य हैं। दूसरा देखिए, बैक्टीरिया एवं फंजाई काफ़ी सक्रियता से मृदा में पाए जाते हैं, जो फास्फोरस को घुलनशील बना देते हैं, जिससे पौधा आसानी से फास्फोरस को ग्रहण कर लेता है। अब देखिए, इसके प्रयोग की विधि देखते हैं। तो इसके लिए पीएसबी कल्चर प्रयोग का, पीएसबी जो कल्चर है का प्रयोग बीजोपचार, मृदा उपचार व पौधों के उपचार के रूप में किया जाता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे इसके एग्जाम्पल, वो है, पहला है माइकोराइजा। तो देखते हैं माइकोराइजा को, जो कि एक कवक है। देखिए माइकोराइजा, यह एक विशेष प्रकार का कवक होता है, जो बहुशाखित तंतुओं से बना होता है। इनके तंतु पौधों व फसलों की जड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन कुछ भाग जो जड़ों से बाहर रहता है, वह लगातार मिट्टी से फास्फोरस अवशोषित करता रहता है। कवक व पौधों की जड़ों के बीच सहजीविता होती है, जिससे कवक मृदा से जल व खनिज लवणों को आशोषित करके पौधों को प्रदान करते हैं, तथा पौधे कवक को भोजन प्रदान करते हैं। देखो यहाँ पर जो माइकोराइजा जो कवक है, उस माइकोराइजा कवक व जिस फसल में दिया गया है, उस फसल के बीच में सहजीवी संबंध होता है। यानी कि सहजीवी संबंध का मतलब क्या हुआ कि जो कवक है वो क्या करेगा, कवक पौधों के लिए जल व खनिज लवणों की पूर्ति करेगा, और बदले में उसे क्या मिलेगा, तो बदले में पौधे उसे भोजन प्रदान करते हैं। तो ये हो गया इनके बीच में सहजीवी संबंध। अब देखिए दूसरा देखते हैं, वेसिकुलर ऑर्बेसिकुलर माइकोराइजा, जिसे हम शॉर्ट में VAM भी कहते हैं। इस माइकोराइजा में कवक पौधों की जड़ों में संक्रमण करके जड़ों को कोशिकाओं के अंदर पहुंचा देते हैं। देखो, इस माइकोराइजा में कवक पौधों की जड़ में संक्रमण करके जड़ों की कोशिकाओं के अंदर पहुंच जाते हैं। यानी कि क्या करते हैं, ये जो पौधे की जड़ है उनमें संक्रमण फैलाते हैं, और संक्रमण के कारण जो पौधे की जड़ की कोशिकाएं उन कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं, और वहां पर एक विशेष प्रकार की रचना बेसिलस और अरबसलस को निर्माण करता है। बेसिलस एक गुब्बारे के आकार की रचना होती है, जो कि अरबसल्स के द्वारा जुड़ी रहती है। इनके कवक सूत्र मृदा में स्पोर्स भरे रहते हैं, जिनके फटने से ये स्पोर्स मृदा में फैल जाते हैं, तथा अनुकूल परिस्थितियों में दूसरे पौधों में संक्रमण करते हैं। इस माइकोराइजा की 5 प्रमुख प्रजातियां हैं, जो निम्न हैं। पहली है ग्लोमस, दूसरी है जिगस्पोराउ, तीसरी है कुलोस्पोरा, चौथी है एंडोगन, और पांचवी है स्क्लेरोसिस्ट। अब देखते हैं, नोट लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए नोट क्या लिखा हुआ है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में VAM फंजाई का उत्पादन न्यूट्रिक नामक जैव उर्वरक तैयार किया गया है। यानी कि न्यूट्रिक नाम का जो जैव उर्वरक है वो VAM फंजाई से तैयार किया गया है, जिसका मूल्य 20 रुपये पर केजी है। भूमि को उपचारित करने के लिए 3 से 4 केजी पर
पर एकड़ न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। अब देखते हैं माइकोराइजा के लाभ कि माइकोराइजा के क्या लाभ होते हैं। पहला लाभ है यह जड़ तंत्र के बाहरी भाग का विस्तार करता है। दूसरा है यह कुछ वृद्धि कारक हार्मोन जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन तथा विटामिन का स्राव करते हैं जिससे पौधों की वृद्धि होती है। तीसरा देखिए जो कि मोस्ट है, दलहनी फसलों में माइकोराइजा को राइजोबियम के साथ निवेश कराने से फास्फोरस के साथ साथ नाइट्रोजन की मात्रा में भी वृद्धि होती है। यदि दलहनी फसलों में माइकोराइजा को, हम जानते हैं कि दलहनी फसलों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो पाया जाता है उनकी जड़ों में गांठ के रूप में या फिर हम कहें ग्रंथियों के रूप में। तो उन फसलों में यदि माइकोराइजा भी उपस्थित करा दिया जाए तो उनको फास्फोरस के साथ साथ नाइट्रोजन की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। चौथा पॉइंट देखते हैं जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइकोराइजा वृक्ष दूसरे वृक्षों में माइकोराइजल सहजीविता स्थापित कर लेते हैं तथा दूसरे वृक्षों में पोषक तत्वों का स्थानांतरण कर देते हैं। अगला पॉइंट है माइकोराइजा के कवक सूत्र मृदा में गहराई तक फैल जाते हैं तथा सूखने की स्थिति में पौधे के लिए पानी की पूर्ति करते हैं। यदि मृदा में पानी की कमी है तो ये दूर से पानी की पूर्ति कर देते हैं। क्यों, कैसे करते हैं? क्योंकि इनके कवक सूत्र हैं जो मृदा में गहराई तक फैले हुए होते हैं। अब देखो जैव, हमने पढ़ा जैव उर्वरक, तो उन जैव उर्वरकों के क्या लाभ हैं? तो इनका पहला लाभ है पौधों में नाइट्रोजन व फास्फोरस की पूर्ति करना। दूसरा है ये पोषक तत्वों के सस्ते स्रोत हैं, यानी कि पोषक तत्व प्राप्त करने के ये सस्ते स्रोत होते हैं, लैब में बनाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तीसरा है इनसे पौधों की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इनका पौधों की वृद्धि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या पड़ता है? अनुकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर 4 है इनके उपयोग से फसलों की उपज में 10 से 20% की वृद्धि होती है। नंबर 5 दिया हुआ है कुछ जैव उर्वरक एंटीबायोटिक उत्पन्न करते हैं जिससे मृदा जनित रोगों का प्रभाव भी कम हो जाता है। छठा लाभ है इनका, इनके प्रयोग से मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है। भौतिक दशा यानी कि मृदा कणों की संरचना में सुधार होता है। BAG व एजोला नाइट्रोजन के अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक जैसे कि आयरन है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है तत्व भी उपलब्ध कराते हैं। अब देखो जैव उर्वरकों के प्रयोग करने में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो उन सावधानियों को देखते हैं। पहली सावधानी है जीवाणु कल्चर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही खरीदें। पहला सावधानी क्या है कि हम जो जीवाणु कल्चर खरीद रहे हैं वो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हमें खरीदना चाहिए। सेकंड है पैकेट पर लिखी अंतिम तिथि व फसल का नाम अवश्य देख लें। ये हमें अवश्य देखना चाहिए कि हम किस फसल के लिए इसे ले रहे हैं, उस फसल का नाम उस पैकेट पर है या नहीं, और उसकी एक्सपायरी डेट देखना भी जरूरी होता है, यानी कि उसकी अंतिम तिथि देखना भी जरूरी होता है। तीसरा देखिए कल्चर का भंडारण ठंडे स्थान पर करना चाहिए। चौथा है पैकेट पर लिखे दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। नंबर 5 है घोल बनाने के लिए पानी को निर्जमीकृत किया जाना आवश्यक होता है। नंबर 6 है कल्चर को रासायनिक खाद तथा कृषि रसायनों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। अगला देखिए यदि मिट्टी अम्लीय हो तो कल्चर से उपचारित बीजों पर पहले चूने की और यदि क्षारीय भूमि है तो जिप्सम की परत चढ़ाकर बुआई करें। ये आपको सावधानी बरतनी कौन सी मुख्य है? यदि मिट्टी अम्लीय है तो कल्चर से उपचारित बीजों पर पहले चूने की और यदि क्षारीय भूमि है तो पहले जिप्सम की परत चढ़ाकर बुआई करें। अगला पॉइंट है पैकेट को उपचारित करते समय ही खोलें तथा उपचारित बीजों को तुरंत बो देना चाहिए। अब देखिए एक और पॉइंट आता है हरी खाद। अब हरी खाद की बात करते हैं। हरी खाद को मुख्यतः अधिक उपयोग में लिया जाता है। तो देखिए हरी खाद अविच्छेदित हरे पादप अवशेष या पौधों को मृदा की भौतिक दशा सुधारने एवं मृदा उर्वरता उन्नत करने हेतु मृदा में दबाना अथवा जोतना ही हरी खाद कहलाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम पहले कुछ फसलें हैं जैसे कि ढैंचा है, सन है, इनको बुआई कर देते हैं और उस बुआई के बाद में जब वो फसल
1 से 2 महीने की हो जाती है, उस समय उसकी जुताई करके उसको सड़ने गड़ने के लिए खेत में छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त खाद को हम बोलते हैं हरी खाद। अब देखिए हरी खाद देने की विधियाँ। पहली विधि है सिंटू विधि, इसको देखते हैं। इस विधि के अंतर्गत हरी खाद की फसल को खेत में फूल आने की पूर्व अवस्था तक अथवा बाद तक उगाया जाता है तथा खड़ी फसल को उसी खेत में मिट्टी पलटने वाले हल से जोत दिया जाता है। दूसरी है हरी पत्तियों से हरी खाद। इस विधि को देखिए। इस विधि के अंतर्गत पेड़ों की शाखाएं एवं हरी पत्तियां एकत्रित करके खेत में दबाई जाती हैं। यह विधि प्राय ऐसे क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है जहां जल का अभाव होता है। हरी खाद की मुख्य फसलें हैं दलहनी फसलें। दलहनी फसलें कौन कौन सी हैं? ढैंचा, मूंग, उड़द, ग्वार, सोयाबीन आदि। इनको हम काम में ले सकते हैं किसके लिए? हरी खाद के लिए। दूसरी है अदलहनी फसलें, वो कौन कौन सी हैं? तो वो हैं राई, जौ, सरसों, मक्का, ज्वार, हरी खाद के लिए। अब देखिए आवश्यक गुण, हरी खाद के आवश्यक गुण क्या हैं? तो पहला है फसल खूब बढ़ने वाली व खूब पत्तियों वाली व शाखादार होनी चाहिए। दूसरा है फसल के वनस्पति भाग मुलायम होवे ताकि वे आसानी से सड़ सकें। नंबर 4 फसल फलीदार होनी चाहिए। नंबर 4 है इनका बीज सस्ता व आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। नंबर 5 है फसलों की जड़ें नीचे गहरी जानी चाहिए जिससे मिट्टी भुरभुरी बन सके और ये पोषक तत्वों को अधो मृदा से निकालकर ऊपर ले आएं। अगला है हरी खाद ऐसी होवे जो कि कम उपजाऊ मृदा पर भी सफलतापूर्वक उगाई जा सके तथा जल की आवश्यकता भी कम हो। अगला है हरी खाद ऐसी होवे जिस पर कीट न लगे, उसमें रोगों के आक्रमण न हो तथा विषम जलवायु को सहन कर सके। अगला पॉइंट है 8वां, वो है फसल की तैयारी में कम समय लगना चाहिए। इससे अगला है अधिक प्रबंधन तथा देखरेख की आवश्यकता नहीं हो। मिट्टी में उपयोगी अवशेष छोड़ने वाली फसल होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं खली खाद। खली खाद भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है जो कि आपको याद करनी है। देखिए खली खाद, तिलहनों से तेल निकालने के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ बचा रह जाता है उसे खली खाद कहते हैं। यानी कि जो तिलहन वाली फसलें होती हैं उनसे हम पहले क्या करते हैं, उनसे तेल निकाल लेते हैं, उसके बाद जो अपशिष्ट बचता है उसे हम खली कहते हैं। और जब इसे खेत में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसे खली की खाद कहते हैं। खलियों में पोषक तत्व जैसे कौन कौन से होते हैं? तो NPK, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम, इनमें पोषक तत्व होते हैं। अब देखिए खलियों के प्रकार। पहला प्रकार है खाद्य खलियां। ये वे खलियां हैं जिन्हें पशुओं को खिलाने के काम में लिया जाता है। जैसे सरसों की खल हम पशु खिलाने के लिए काम में लेते हैं, मूंगफली की खल, तिल की खल, नारियल की खल, तारामीन यानी कि बिनोला आदि हैं। दूसरा है अखाद्य खलियां। अब अखाद्य खलियां कौन सी होती हैं? ये वे खलियां हैं जो पशु नहीं खाते तथा इन्हें खेतों में ही खाद के रूप में काम लिया जाता है। जैसे नीम है, अरंडी है, महुआ है, करंज आदि। अब देखते हैं खलियों के प्रयोग की विधि। इनका प्रयोग पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है क्योंकि इनके अपघटन हेतु पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। खलियों को बुआई से पूर्व एवं पश्चात दोनों तरह से उपयोग में लिया जा सकता है। अब देखिए नंबर 1 है बुआई से पूर्व खलियों का प्रयोग। तो खलियों को बुआई से पूर्व पीसकर चूर्ण बना लेते हैं और फिर उपयुक्त समय पर एक बार एक साथ या फिर कहीं एकसार बिखेर कर जुताई करके खेत में मिला देवें। महुआ की खल के अतिरिक्त सभी खलियों के चूर्ण बुआई के 10 से 15 दिन पूर्व खेत में प्रयोग करना चाहिए, जबकि महुआ की खल का प्रयोग बुआई के लगभग 2 माह पूर्व प्रयोग करें। इसमें सैपोनिक नामक रसायन पाया जाता है जिसकी उपस्थिति के कारण धान की फसल के लिए यह सर्वोत्तम खली है। दूसरा देखिए बुआई के पश्चात प्रयोग की विधि। अंकुरण के पश्चात पौधों के जमने के बाद पौधों के पास बारीक पिसी हुई खली के चूर्ण का प्रयोग करें। देखिए
कंदमूल वाली फसलों में मिट्टी चलाते समय खलों का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अब इस चैप्टर में आपको करना क्या है, इस चैप्टर में आपको इसके नोट्स अच्छे से लिखने हैं और आपको इसे याद करना है। अब इसके बाद में हम दूसरा जो चैप्टर हमारा बचा हुआ है कौन सा है, वो उसको अगले को स्टार्ट करेंगे, दूध रसायन वाले को, और उसके बाद जो एक चैप्टर और है पोषक तत्वों का रसायन, उसको हम एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे। तो अब दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।